यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। जवाब यूजीसी से मांगा गया है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मौजूद है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र भी उन्होंने लिखा था। सबसे पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है यूजीसी के नए नियम पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। मैं एक वकील भी हूँ, एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ। तो मगर अपनी बात को रखना मेरा अधिकार है। कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं मानता हूँ कि ये फैसला जो है जातिगत भेदभाव को लीगलाइज करने जैसा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा पायल तडवी और रोहित वेमुला केस में कि भाई इस पर कोई ठोस कानून बनना चाहिए। अभी गाइडलाइन ही जारी हुई, कोई पहला एक मामला भी नहीं आया जिसको ये माना जाए कि भाई इस कानून का दुरुपयोग हो गया। तो फिर कैसे जो है आपने रोक लगा दी है? आप ये समझिए कि बड़े बड़े कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं। 69 शिक्षक भर्ती का यूपी का मामला पेंडिंग पड़ा है, और कितने ही ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। मध्य प्रदेश का जो है पेंडिंग पड़ा है 27% पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन देने वाला। इतने इंपॉर्टेंट इशू को, और मैंने देखा जब भी आरक्षण का इशू पार्लियामेंट में गया है, वहाँ गया है, न्यायपालिका में गया, सर्वोच्च न्यायपालिका, तो क्या तो उसको जो है रोक दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई है। जो न्याय प्रिय था, जो स्टेट गवर्नमेंट ने करके भेजा, या फिर जो है उनको जो है उन पर निगेटिव जो है वो प्रतिक्रियाएं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका की आई है। पहली बात तो यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में भी डाइवर्सिटी, विविधताएं लागू हो रही हैं। क्या वहाँ कमज़ोर वर्गों का रिप्रेजेंटेशन है? तो वहाँ ऐसा महसूस नहीं होता। मैं तो चाहता था कि मैं सजेस्ट करता कि जब वो इस मामले को, त्वरित मामले को सुन रहे थे, जबकि ऐसा होता नहीं है कि एक दिन बाद ही आप उसको सुन रहे तो कम से कम वहाँ डाइवर्सिटी कर लेते कि एक SC BC का जज भी बिठा लेते, जो फैसला चाहे कुछ भी होता। अभी तो रोक ही लगी है, तो फैसला कुछ भी होता तो कम से कम ये तो हो जाता कि वहाँ इस फैसले को देने वाले कौन लोग हैं। कम से कम उनके ऊपर इस तरह के जो है न्याय के सिद्धांत पे सवाल नहीं खड़े होते। क्योंकि जैसे ये आया है तो लोग जातियाँ खोजने लगे हैं कि किस जज ने जो है फैसला दिया। मैं इससे असहमत हूँ कि नहीं, न्यायपालिका का जो सम्मान है वो हमारे उसमें बना होना चाहिए। जब सरकार, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब खिलाफ है तो न्यायपालिका हमारे पे एकमात्र रास्ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोक इसलिए लगी है कि सरकार अपना पक्ष को मजबूती से नहीं रख पाई है। अगर सरकार अपने पक्ष को मजबूती से रखती तो फिर शायद ये रोक नहीं लगती। लेकिन सरकार के कमज़ोर पक्ष की वजह से और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से केंद्र सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिस तरह के फैक्ट उनके पर रखे, उन्होंने रोक लगा दी है। तो आपको लगता है कि जो नया नियम यूजीसी का आया है उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगाना चाहिए था? क्योंकि सीजीआई ने यह भी कहा है कि इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं इस नए नियम के। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कोई कोई एक कानून ऐसा बता दो जिसको ये कहा जाए कि भाई इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इससे जो है फॉल्स जो है केसेज बन सकते हैं। कोई एक कानून आप मुझे बता दो। 498A जो है, या 376, कितने ऐसे अपराध हैं जो जिनको ये माना गया है कि भाई उनका जो है मिसयूज हुआ है। तो क्या उन सारे अपराधों पर रोक लगी है? क्या उन सारे जो धाराएं उनको रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने? नहीं नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, पहली बार एक अच्छा प्रयास हुआ था। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन है सरकार के कमजोर पक्ष रखने से ये हुआ है। लेकिन मैं बड़ा आश्वस्त हूँ और आशावादी व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ भाई सरकार जो है, अगर वास्तविकता में वो इस बात को कि जो है सार्थक कदम उठाना चाहती तो वो पार्लियामेंट में ले आए। हम लोग इसमें उनका समर्थन करेंगे कि वो इसको पास करवाने में। जब 3 दिन में EWS लागू हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? इसको आप ले आओ। और मेरा मूलतः प्रश्न ये है कि अगर सरकार को साबित ही करना है कि वो इन वर्गों के हितैषी है, तो वो जो बैकलॉग है सरकारी संस्थानों में पहले उनको पूरा करे। और अगर बात यूजीसी की जाए तो जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उनमें जो बैकलॉग 80% OBC का, 83% ST का, 64% SC का, तो पहले इस बैकलॉग को पूरा करे ना। बैकलॉग के लिए स्पेशल ड्राइव चलाए तो मैं मानूं कि सरकार इनके हितैषी है। अगर नहीं चलाती तो इसका मतलब सरकार जो है मूल रूप से उसके अंदर कुछ चल रहा है और उसके बाहर कुछ चल रहा है। उनकी करनी कुछ और है, उनकी कथनी कुछ और है। इस बात को फिर हमें जो है, इस बात का हमें एहसास हो रहा है कि दोबारा से जो है सरकार जो है SC ST OBC के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करी। मैंने तो मांग की धर्मेंद्र प्रधान जी से कि विश्व सिर्फ यूजीसी के अंडर में जो आने वाले संस्थान उनको ही क्यों? भाई ये भेदभाव तो IIT में भी होता है, AM में भी होता है, NIT में भी होता है।
जो मेडिकल कॉलेज है उनमें भी होता है, जो एम्स है उनमें भी होता है, जो कृषि विद्यालय उनमें भी होता है, जो तमाम जो है इंस्टीट्यूशन है, दफ्तर है, वर्क प्लेस है, जहाँ जो निजी क्षेत्र के उनमें भी होता है, तो वहाँ भी इक्विटी कमेटी बननी चाहिए, सरकार को बनानी चाहिए अगर सरकार करना चाहती है, अगर वो इस भेदभाव को रोकना चाहती है। वो अपने ही देश के लोगों में इस तरह का जो भेदभाव करके अपने ही कमजोर वर्ग के लोगों को नीचा दिखाने का काम या उनका उत्पीड़न करने का काम जहाँ किया जा रहा है, उन पर रोक लगाना अगर वास्तविक चाहती है, उनके मन में वास्तविकता में ये वो है भाव है, तो उनको इन सब जगह पे, जैसा मैंने कहा आपको, आईआईटी में, आईआईएम में, तमाम जो है मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, कृषि विद्यालयों में, जितने भी जो एनआईटी में, जितने भी उस तरह के संस्थान हैं, जो वर्क पैलेस हैं, उन सब पे ये इक्विटी कमेटी बनानी ही चाहिए, जोर दे के। और उसमें जो है SC ST OBC की संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन भी रखना चाहिए इक्विटी कमेटी में। जब तक वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, क्या मैं ये जो लोग दूसरा पक्ष कह रहा था कि भाई इक्विटी कमेटी में हमारा रिप्रेजेंटेशन, जबकि वो स्पष्ट था ये SC ST OBC का होगा, महिलाओं का होगा, दिव्यांगजन का होगा, ये तो बात ठीक थी, लेकिन दिव्यांगजन में क्या जनरल नहीं हो सकते हैं? क्या महिलाओं में जनरल नहीं हो सकते हैं? क्या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं या जो 3 जो हैं वरिष्ठ जो प्रोफेसर रखे जा रहे थे, उनका स्पष्ट था कि वो सामान्य जाति के भी होंगे या एक जाति किसी भी उसके होंगे, वो तो स्पष्ट था। लेकिन क्या अब लोग ये सवाल नहीं बनता है कि भाई जहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है तो वहाँ हमारे पक्ष में फैसले कैसे आ जाएंगे? तो मैं कह रहा हूँ सरकार को, अब सरकार के पाले में गेंद है, सरकार चाहती है इसको सख्त बनाना, तो सरकार पार्लियामेंट में बिल ले आए, हम लोग उसको मजबूती से उसमें जो है उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन जो बेसिक मैंने आपको बता दिया, जो बेसिक जो है, जो आज पीड़ा है हमारी, वो ये है कि इसका बैकलॉग सरकार कब भरेगी। अगर वास्तविकता में सरकार की तरफ से तो वो बैकलॉग भरे। जो बैकलॉग जो है, जो इतने सीमित जो प्रोफेसरों से आप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ 20% स्टाफ से आप चला कैसे सकते हैं यूनिवर्सिटियों को? आप वहाँ पढ़ाई करा रहे हैं, जब अध्यापक ही नहीं होगा, जब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? ये जो जिस तरह की चीज़ें कही गई, बड़ी शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ता है, भारतीय नागरिक हूँ मैं, जिस तरह के उदाहरण दिए गए कि भाई कोई लड़की, अगर कोई लड़की को कोई पिछड़े वर्ग का बच्चा जो है प्रपोज करता है और अगर वो मना कर देती तो इस तरह के कानून उनके खिलाफ लग जाएंगे। क्या वहाँ कमज़ोर वर्गों के, पिछड़े वर्ग के बच्चे जो हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे, क्या वहाँ ये सब करने के लिए जा रहे हैं? क्या उनके पास इतना समय है जो वो एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि वो अपना ज़मीन बेचकर, कर्ज लेके वहाँ पढ़ने जाते हैं, लोन लेके पढ़ने जाते हैं और स्कॉलरशिप लेके पढ़ने जाते हैं? तो वो क्या उन बच्चों पे इतना समय है कि इसे फॉल्स जो है कैसे लगाते फिरेंगे? वो पढ़ने जाते हैं, वो एक अच्छा माहौल चाहते हैं, लेकिन उस माहौल के बावजूद जिस तरह से उनको किया गया, और बड़ा अच्छा किया, मैं बड़ा खुश हूँ कि ये जो हिंदू राष्ट्र का भूत चढ़ा था लोगों को, जो लोग रोज नारे लगा रहे थे, जो संगठन, जो शंकराचार्य, धार्मिक जो मान्यताओं वाले जो हमारे उपदेशक थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, भाई भाई की बात कर रहे थे, एक झटके से वो मुखौटा उतर के फेंक गया और पता लगा कि जब इन्हीं हिंदू भाइयों के ऊपर इन्हीं दूसरे हिंदू भाइयों से शोषण रोकने के लिए कोई कानून बनेगा, तो ये सड़कों पे आके इन हिंदू भाइयों को, और इन हिंदू भाई छोटे प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से जो अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया, ठीक है, ये सब देखा कि ये जो हिंदू राष्ट्र का जो और हिंदुत्व भाईचारे का जो स्वरूप था कि अगर दलित पिछड़ों को सिर्फ संरक्षण ही मिलने का काम होगा, तो मंडल कमीशन जैसा आंदोलन खड़ा करने का वो जो है कार्य, और रोज मीडिया पर डिबेट, उस तरह के अपमानजनक वहाँ नेताओं को बिठा के जलील करने की प्रक्रिया जो हमने देखी, मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ अगर अब भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं जागा तो शर्म की बात है, उनको अपने ऊपर सोचना चाहिए कि किस तरह से उनके साथ चुनावी भाईचारे के नाम पे धोखाधड़ी और उनके साथ जो है उनके अधिकारों पे जो है अतिक्रमण हो रहा है। ये बहुत बड़ा जो अच्छा हुआ कि इससे बहुत सारे लोगों के चेहरे उजागर हो गए। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर सख्त टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, शिक्षण संस्थानों में एकता बनी रहनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि यूजीसी का जो नया नियम आया उससे भेदभाव, जातिगत भेदभाव और ज़्यादा बढ़ता, क्योंकि इसी वजह से जो है लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हुए प्रदर्शन के लिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो हो ही नहीं सकते युवा। पढ़ने वाले बच्चे तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं? क्या इनका एडमिशन है वहाँ? मैं तो मानता हूँ स्वर्ण जाति के जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अपने घरों में पढ़ रहे हैं, वो सड़कों पे कहाँ घूम रहे हैं? ये तो मुझे राजनीतिक लोग लग रहे हैं जो लोग घूम रहे हैं। उनके पास इतना समय है कि वो सड़कों पे आंदोलन करते फिरेंगे? उनको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। वो वो मानसिक तनाव क्यों अपने अंदर पैदा करेंगे सब चीज़ें सोच के? वो जब किसी के साथ जाते पूर्वाग्रह करेंगे, जाते भेदभाव, तो उन पर कहाँ से केस लग जाएगा?
अब समझे मेरी बात को, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी की। मैं कह रहा हूं क्या इस गाइडलाइन को जारी होने के बाद एक केस है प्रैक्टिकल के तौर पे जिसको ये माना जाए कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है? इतने कानून बने हैं, जब तक उसका प्रैक्टिकल ना हो जाए, या पिछले पिछले इतने सालों में कोई उनके पास प्रैक्टिकल के आधार पे हो कि भाई इसका दुरुपयोग हो, 2012 में जो गाइडलाइन बनी थी उनका दुरुपयोग हुआ हो, कुछ तो उनके पास होगा ऑन टेबल। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि झूठे मामलों में जो है फंसाया जा सकता है, कई ऐसे मामले आएंगे तो वहां पर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो कहाँ अपनी बात को रखेंगे। ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं लगातार दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उनका ये कहना उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। समता समिति बन रही है, समता समिति को 7 दिन का पहला जो टाइम है, फिर 15 दिन का समय है जवाब देने के लिए। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि भाई आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो आप लोकपाल में जा सकते हैं, न्यायपालिका खुली है, तो कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब कोई लॉजिक तो हो कि भाई ऐसा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैंने मुंह इधर कर रखा, मैं अपना काम कर रखा, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, तो किस आधार पे आप मेरे ऊपर वो करते हैं? कुछ तो वो देगा ना। ये बंद कमरों में 2 लोगों की बात को सही मान लिया जाए, कोई एप्लीकेशन है उसकी जांच तो होगी। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये सारा इसलिए था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को उसमें जोड़ा गया। SC ST के लिए तो 2012 से भी ये वो था, और 2012 से अब तक कितनी जो है फॉल्स कंप्लेन आई, कोई डेटा जो है UGC सामने रख दे या यूनिवर्सिटियां सामने रख दे। लेकिन 2014 से देश में केंद्र में जो सरकार है मोदी जी की, भारतीय जनता, उन्होंने कितना बैकलॉग पूरा करा, इसका डेटा भी तो वो बता दें। अगर वो दलित पिछड़े जो है, अति पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज की इतनी हितैषी है, तो उन्होंने कितना उनका सारा तो सरकार सिस्टम बेच दिया आपने, सारा तो सरकार सिस्टम बेच के प्राइवेट कर दिया, आरक्षण को आपने वैसे ही समाप्त कर दिया। तो आप कितने हितैषी, देश नहीं जानता क्या? इस शैडो पॉलिटिक्स को देश समझता है। तो आपको लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये नया नियम लाया गया? बिल्कुल है, वरना अगर नहीं है तो मैं कहता हूँ स्पेशल ड्राइव चला के पहले आप बैकलॉग पूरा कीजिए और पार्लियामेंट में आप लाइए इसको। और सिर्फ यही नहीं, मैं जो वर्क पैलेस के लिए आपको कह रहा हूँ कि जहां भी कमजोर वर्गों के लोग जहां भी काम करते हैं, उनके लिए इक्विटी कमेटी बननी ही चाहिए, जिससे कल उनके साथ इस तरह का जाति भेदभाव ना हो। आप नहीं जान रही हैं, अखिलेश भूल गए हैं कि आप उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को, क्या उनके घर से जब उन्होंने वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया, क्या नहीं धोया गया? क्या यहाँ कुशवाहा समाज की, यादव समाज की चोटी नहीं काटी गई? क्या पाल बघेल समाज के जो व्यासपीठ पे जो बैठ गए थे, उनको पेशाब से, मूत्र से जो है उनका जो शुद्धिकरण करवा के उनको अपमानित नहीं किया गया? क्या यहाँ आप उसकी बात करें? न्यायपालिका में जस्टिस मुरलीधर ने जो है अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने वो चैम्बर छोड़ा अपना, तो उसको गाय के मूत्र से उसको शुद्ध किया गया। तो क्या आप इस बात को नकार दें? आज बारात नहीं रोकी जाती क्या? ऑनर किलिंग नहीं होती क्या? क्या आप किस आधार पर कह दे? कौन कह देगा कि अगर इतना है तो NCRB का डेटा जो कह रहा है 1 लाख से ज्यादा जो है महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, उनमें 90% महिला SC ST OBC की है, इसे किस आधार पर नकार देंगे आप? SC ST का व्यक्ति प्रधान बन जाता है, महिला सरपंच में कितने ऐसे मामले आते हैं कि आपने गंदगी मिला दी पानी में और आपने कुर्सी पे नहीं बैठने दिया, आपने अपमानित कर दिया। तो आपको लगता है कि जब अगली सुनवाई हो तो जो जवाब मांगा गया है UGC से, सरकार से मजबूती के साथ जवाब दिया जाए और नया नियम लागू हो, आप ये चाहते हैं? उससे पहले पार्लियामेंट में आप बिल लाइए, कल हाउस चल रहा है, इसको यहाँ से पास कीजिए, 9वीं अनुसूची में डालिए, हम देखते हैं कौन इसको छेड़ देता है। क्या सरकार तो बहुमत में है वहाँ, अगर सरकार करना ही चाहती है लाइए स्पेशल ड्राइव। हम तो तय कर रहे हैं, हम अपने लोगों से बात करेंगे कि हमें आगे बढ़ के इस पर किस तरह से काम करना है। हम अपने लोगों से बात करेंगे, ठीक है? हम तो सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि वहाँ न्याय में कमी हो रही है, लेकिन ये तो सब आंखों के सामने है जो दिख रहा है। कल मामला दर्ज होता है, सुनवाई हो जाती है, और 69 शिक्षक भर्ती का मामला कब से पेंडिंग पड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ जो 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण जो मिलना है, जिसको 30 तारीख को आंदोलन हो रहा है, उसका मामला क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है? इस मामले में संवैधानिक है उस पर भी नहीं। और EWS कैसे 3 दिन में लागू हो गया था? और सुप्रीम कोर्ट के जो इतने शानदार अनुभवी, इतने पढ़े लिखे जजेस वहां बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का जो प्रावधान है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, तो फिर EWS को कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने 5-1 से जो है वो कर दिया था, उसको जो है मान्यता दे दी थी? ये क्या देश को नहीं समझ आता? मैं तो सर्वोच्च न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ वकील होने के नाते, मगर पीड़ा होती है कई बार कि SC ST OBC के मामलों में बहुत देरी की जाती है, और जब उनके खिलाफ मामले जाते हैं तो त्वरित सुनवाई करके उनके अधिकारों पे का वॉयलेशन जो है और उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होता दिखाई देता है।
आखिरी सवाल है कि सबसे ज्यादा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। क्या चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले को लेकर सरकार के साथ है, जो नया नियम आया है? सरकार इक्विटी कमेटी अभी बनी कहाँ है? आप पार्लियामेंट बिल लाइए ना, हम अपना मत रख देंगे। लेकिन सरकार के, अब हम सरकार को, मैंने कहा सरकार को हम देखना तो चाहते हैं। 12 साल से बैकलॉग तो नहीं भर पाई सरकार। जिस सरकार ने 2014 तक बैकलॉग नहीं भरा, सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके आरक्षण को खत्म कर दिया, तमाम तरह की जो है पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। जमीनें दी थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को सुनना चाहती हैं, उत्तर प्रदेश में जमीनें दी गई थी, वो सारी जमीनें आपकी सरकार छीन रही है। रविदास जयंती का कार्यक्रम है, महापर्व 1 तारीख को, कोई आपने अपनी गाइडलाइन जारी नहीं की। दूसरे धर्मों के जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो आपके अधिकारी कर्मचारी पैर दबा दबा के सेवा करते हैं, फूल बरसाती है सरकार। अभी सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोगों के जो हैं, इतना बड़ा पर्व आ रहा है 1 तारीख को, क्या आपने गाइडलाइन जारी की? क्या अनुदान दिया आपने? कितने गुरु घरों की सफाई करवाई? कितने जो है आपने रंगाई पुताई करे? कितनी जगह लाइटिंग कराई? क्या करा आपने? क्या आपके आदेश अधिकारियों ने आदेश दिए? मैं जाऊंगा कमजोर वर्गों के बीच में, जाकर चिल्ला चिल्ला के बताऊं किस तरह से जो है उनकी धार्मिक भावनाओं को कुचलने का। अभी तक अवकाश घोषित नहीं किया सरकार ने। पिछली बार भी 1 दिन पहले जब मेरे लड़ने के बाद पार्लियामेंट में, तब जो है, और मैं जब लड़ूंगा तब जाके हो सकता है अवकाश घोषित हो, वरना अवकाश भी घोषित नहीं करे सरकार। किस तरह से कमजोर वर्गों की धार्मिक भावनाओं का अपमान करी, देश देख रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।